फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैमसिम केमिस्ट्री। हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं और अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देख रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया एंथैल्पी के बारे में। आज हम लोग देखेंगे वेरियस एंथैल्पीज होती क्या है, ठीक है ना। बहुत सारी थर्मोडायनेमिक्स में जो रिएक्शंस होते हैं ड्यू टू हीट फ्लो, तो उनकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस बनती है एंथैल्पीज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पीज हम लोग देखते हैं वो क्या होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी और कुछ नहीं है, जब कोई अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो और उस केस में उसका जो एंथैल्पी होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे जो उसका प्योरेस्ट फॉर्म में अगर वो हो, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हो, सपोज करो 1 atm प्रेशर है और से रूम टेम्परेचर, अगर 1 atm प्रेशर और रूम टेम्परेचर से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कोई अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है, जैसे मान लो एथेनॉल है, वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म उसका क्या है, लिक्विड, उसका प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, लिक्विड है, तो इस केस में इसका जो एंथैल्पी होगा वही स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहलाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अब इसी हम लोग जब कभी भी किसी एंथैल्पी को लेते हैं कैलकुलेशन में, तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी को ही हम जनरली लेते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग की एंथैल्पी, अगर मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है तो एंथैल्पी का कैलकुलेशन कैसे होता है, हमें यही देखना है इसमें कि कैलकुलेशन कैसे होता है। तो सपोज करो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब यहां पे चेंज इन एंथैल्पी हम देखेंगे डेल एच, और ये हमेशा क्या होता है, चेंज हमेशा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल हमारा या प्रोडक्ट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अब मान लो प्रोडक्ट में कई सारे हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि एक हो, कई सारे हो, तो आप समेशन कर लो और यहां समेशन कर लो। तो समेशन सारी एंथैल्पीज को प्रोडक्ट का और सारी एंथैल्पीज रिएक्टेंट का, दोनों को आप सम अप करके सबट्रैक्ट कर दो, यही आता है हमारा एंथैल्पी ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक रिएक्शन। दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो फॉर्मेशन का मतलब कोई नई चीज बन रही है। जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन गैस में अगर मान लो 1/2 ऑक्सीजन गैस मिलाया, तो यहां से क्या बन गया, ये वाटर बन गया, और देखो ये लिक्विड बन गया। तो ये क्या हुआ, यहां पे कुछ फॉर्म हुआ है, वाटर। अब जब ये वाटर फॉर्म हुआ है तो इसमें एक एंथैल्पी, या तो हीट निकलेगी या हीट चाहिए होगी, दो में से एक चीज होती है। तो दिस इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो मजेदार बात क्या है कि देखो यहां पे गैसियस स्टेट, गैस चेंजिंग टू लिक्विड, अगर गैस लिक्विड में जा रही है तो ये तो तय है कि हीट रिलीज होगी, तो ये जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव होगी, और जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये ध्यान देना। यानी अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम हो और रिएक्टेंट की ज्यादा हो तो नेगेटिव आएगा, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, और अगर इसका रिवर्स हुआ तो हीट रिक्वायर्ड होगी, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। यहां पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जिस तरीके से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखा आपने, इसी तरीके से अलग अलग एंथैल्पी है। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, वेरियस एंथैल्पीज आर देयर। लाइक फ्यूजन, फ्यूजन आपको पता है किसी भी सॉलिड को, जैसे मान लो सॉलिड है, सॉलिड सपोज करो सॉलिड है आपका आइस, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि वाटर में, तो जो फॉरवर्ड वाली रिएक्शन होती है सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, इसको बोलते हैं फ्यूजन। आपको पता है कि फ्यूजन जो प्रोसेस होता है उसमें हीट हमेशा चाहिए होगा, क्योंकि कभी भी किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इसकी वैल्यू होती है प्लस। अगर आप 1 मोल वाटर को, आप आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू 6 किलो जूल पर मोल होती है ना। ये वैल्यूज, इसको आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट ये देखना होगा कि ये प्लस है या माइनस। प्लस, प्लस का मतलब यहां पे एंडोथर्मिक है और यहां पे हीट रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी देख सकते हैं हम लोग, और सब्लिमेशन भी देख सकते हैं। तो वेपराइजेशन में लिक्विड चेंजेस टू वेपर, जैसे कि आपका हो जाएगा वाटर का केस कि वाटर चेंजेस टू वेपर स्टेट। सब्लिमेशन में आपको पता है कि कोई सबलाइम एलिमेंट ले लो, और जैसे NH4Cl है उसको आप डायरेक्टली सॉलिड टू गैस कन्वर्ट कर लो। तो ये तो एंथैल्पी इस तरीके से हो गई। अब हम लोग देखेंगे कुछ और एंथैल्पीज। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर हम देखें, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन,
हम लोग साथ साथ ये भी देखते चलेंगे कि जो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पीज है, इनमें जो हीट रिलीज हो रही है या हीट रिक्वायर्ड, लाइक एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो आप क्लोरीन है ठीक है ना, अब क्लोरीन को आपको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, 2Cl में बनाना है। या मान लो हाइड्रोजन है, इसको आपको एटम में बनाना है। ये जो मॉलिक्यूल है इसको एटम में बनाना है। अब आप खुद से सोचो कि इसके लिए एनर्जी क्या होगी, आपको रिक्वायर्ड होगी, तो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, तो ये वाली केस हो गया एंथैल्पी पॉजिटिव। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर आएगा एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, उसको हम लोग देखते हैं। देखो कंबशन वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लो, 11th क्लास वाले खास करके इसको देखो अच्छे से। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन का मतलब क्या होता है, जनरली ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होना, ऑक्सीजन से रिएक्शन होना। तो कोई अगर हाइड्रोकार्बन है, सपोज करो मिथेन है, और इसने ऑक्सीजन से अपने आप को रिएक्ट कराया, तो ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है प्लस वाटर बनाता है। CO2 प्लस वाटर बनाएगा, ये तो श्योर है। तो मिथेन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार, अगर हम 2O2 यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और इधर हो गया आपका 4, 2 और 2 4, 2H2O, आई थिंक अब बैलेंस हो गया। तो अब ध्यान देना, कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो हीट रिलीज करता है। आपने देखा होगा ना, हम लोग जब लकड़ी वगैरह जलाते हैं, बोन फायर वगैरह करते हैं, तो उससे हीट रिलीज होती है, सर्दियों में करते हैं, विंटर में, तो वो जो होता है दैट इज एक्सोथर्मिक, वहीं से आपको एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। तो इस तरीके की रिएक्शन होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन वाली कोई सा भी कंबशन होगा, आपको एक्सोथर्मिक लिखना है, वो एक्सोथर्मिक ही होता है। चलिए अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊं, मान लो कुछ हमारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि स्टेप वाइज हो रही है, स्टेप वाइज अगर हो रही है और टोटल एंथैल्पी रिएक्शन की चाहिए, तो टोटल एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू स्टेप वाइज एंथैल्पी का एडिशन। और ये लॉ किसने दिया था, ये लॉ दिया था हेस ने। तो हेस लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो एक रिएक्शन, कोई एक थर्मोडायनेमिक रिएक्शन स्टेप वाइज हो रही है, एट सेम टेम्परेचर स्टेप वाइज हो रही है, तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो इंडिविजुअल चेंज के समेशन के बराबर होगा। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं, वही कंबशन अभी मैंने बताया, तो कंबशन से आप लोग को मैं दिखाता हूं। अब मान लो कि आप कार्बन यानी ग्रेफाइट, कार्बन या ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं इसको सॉलिड फॉर्म में, प्लस ये हाफ O2 गैस, इसे रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, CO गैस, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मान लो CO2 गैस है ना, और इसको इस तरीके से करो कि CO गैस ये बन जाएगा प्लस हाफ O2 गैस, ये बन जाएगा एक रिएक्शन। हमें अल्टीमेटली इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी फाइंड आउट करना है, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी फाइंड आउट हमें करना है। तो मैंने इस रिएक्शन का मदद लिया, मतलब पहले मैंने इस रिएक्शन को लिखा, इसमें CO आपका लेफ्ट में है, और दिस इज रिएक्शन इक्वेशन 1 लिख लो आप इसको। इसके बाद इधर C सॉलिड और प्लस O2 गैस, और यहां पे CO2 गैस, ये बना लो आप। इसको लिख लो इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन जो 1 है, इसमें CO2 को ब्रेक करना है, ब्रेक करना है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक हुआ, हीट रिक्वायर्ड है, वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू गिवन होगा, डोंट वरी। तो यहां पे ये हीट आपको रिक्वायर्ड है। अब यहां पे कार्बन देखो कंबशन हो रहा है, यहां पे हीट रिलीज है, तो इसकी वैल्यू ΔH1 की कुछ जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। इधर जो ΔH2 होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वो बाद की बात है। पहले आप इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड करो, 1 और 2 को अगर आप ऐड करो तो आप देखो फाइनली आपको ये मिल जाएगा, इधर C सॉलिड और प्लस इधर ऑक्सीजन, और उधर हाफ ऑक्सीजन है तो कैंसल आउट होके हाफ ऑक्सीजन आ जाएगा, और CO2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको आ जाएगा CO, ये यही आपको चाहिए था और ये आपको मिल गया। तो हेस लॉ ने यही बोला कि ये रिएक्शन हो सकता है, ये डायरेक्ट हो सकती थी, तो देखो ये इनडायरेक्ट हुई। सेम टेम्परेचर पे अगर दो पार्ट में हुई तो दोनों एंथैल्पीज को ऐड कर लो और यही इसका मेन एंथैल्पी हो जाएगा। तो ΔH इज इक्वल टू ΔH1 प्लस ΔH2।
अगर ये 3 4 5 प्रोसेस में हो रही होती तो सारे आप ऐड कर देते। तो ये हेस लॉ और कुछ नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, क्योंकि एंथैल्पी एनर्जी से रिलेटेड है। तो वही सिंपल सी बात थी, इसको समझना। अब देखो एंथैल्पी के मैं आपको इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आएगा कि जब एंथैल्पीज के हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें अगर रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो एंथैल्पी कैसे ऐड होती है, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, कुछ ट्रिक्स है। तो एक क्वेश्चन करा दूंगा, आप समझ जाएंगे उसमें। फिलहाल ये ध्यान रखना कि 2 रिएक्शन ऐड होंगे तो एंथैल्पी डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी एडिटिव होता है, एनर्जी इजिली ऐड हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एंथैल्पी की बात हो गई। और भी वेरियस एंथैल्पीज हैं, उनको आप बस ये समझ लेना है कि वो एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और उनकी वैल्यूज आपको पता होगी। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको गिवन है, देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ मीथेन इज 890, है ना। इसको स्टैंडर्ड लिख लो, किलो जूल पर मोल। ये यूनिट आपको गिवन होगी किलो जूल पर मोल। तो कंबशन एंथैल्पी मीथेन की ये गिवन है, और कंबशन एंथैल्पी आपको गिवन है ग्रेफाइट, कार्बन सॉलिड यानी ग्रेफाइट, और इसकी गिवन है 393 किलो जूल पर मोल। और कंबशन एंथैल्पी आपको डाइहाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस, डाइहाइड्रोजन, और ये गिवन है आपको लेट इट बी 285। ये सब वैल्यूज हैं, ये गिवन होंगी आपको, डोंट वरी। ये तीनों वैल्यूज गिवन है। आपको क्या चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट यू नीड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इससे आपको एंथैल्पी की कैलकुलेशन के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। तो पहले हमने देखा एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दिया हुआ है CH4, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ग्रेफाइट, एंथैल्पी ऑफ डाइहाइड्रोजन दिया हुआ है कंबशन का, और फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है और उसको हम लोग किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो ये पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ 2H2 गैस एंड दिस इज इक्वल टू CH4 गैस। तो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी क्या होगी, ये चाहिए, ठीक है ना। और आपके पास टूल क्या है, टूल ये है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको गिवन है। अभी मैंने देखा था इधर 2O2 और ये बन गया था हमारा CO2। इधर आप लिखते चलना इसको कि ये गैस कंपोनेंट है, क्या है, H2O हो गया तो वाटर कंपोनेंट। इसकी वैल्यू आपके लिए दी हुई थी, है ना। कंबशन है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि नेगेटिव ही आएगा, -890। सारे कंबशन है तो सारे नेगेटिव होंगे, तो ये आ गया, ये गिवन है आपको। दूसरा क्या गिवन है आपको, ग्रेफाइट वाला कंबशन गिवन है, और वो भी बना रहा है आपका CO2, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी है, डेलेक्स, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ये दिया हुआ था मैंने 393। और आपका लास्ट वाला क्या गिवन था, हाइड्रोजन का कंबशन, ऑक्सीजन भी गैस है, इसको देख लेना, और ये बनेगा H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O गैस, नॉट गैस, इट्स लिक्विड यहां पे। और डेलेक्स 3 यहां पे गिवन था 285 माइनस, है ना, इधर हो गया आपका माइनस, तीनों माइनस में है। अब आप ध्यान देना, यहां पे आपको कार्बन लेफ्ट रखना है, हाइड्रोजन लेफ्ट रखना है, CH4 राइट रखना है। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन को नाम दे लो 1, 2 और 3। तो सबसे पहले आप 1 को रिवर्स कर दो, 1 को रिवर्स कर दो, क्योंकि CH4 राइट में चाहिए। तो जैसे ही हम 1 को रिवर्स करते हैं, किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, उसकी एंथैल्पी रिवर्स हो जाती है। मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं यहाँ पे। तो रिवर्स कर देंगे तो यहां पे CO2 आ जाएगा, और यहां पे H2O आ जाएगा, और यहां पे CH4 आ जाएगा। वो गैस और सॉलिड स्टेट आप लिखते रहना, लिक्विड स्टेट जो भी है आ गया। अब ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, +890। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो इससे ये पता चला आपको कि अगर रिएक्शन को रिवर्स करें तो एंथैल्पी की साइन चेंज होता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस। इसके बाद C आपको लेफ्ट में चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब आपको H2 चाहिए, और वो भी लेफ्ट में चाहिए, लेकिन 2H2 चाहिए, यहां पे H2 है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2H2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया रिएक्शन को, तो एंथैल्पी भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि पर मोल होता है, यहां 2 मोल आ गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, -285 × 2, है ना,
तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर हम इक्वेशन नंबर 4, 5 और 2 ये तीनों को ऐड करें तो क्या कुछ हमें इस तरीके से मिल सकता है। हमने एडजस्टमेंट देख लिया कि हमें C लेफ्ट में चाहिए था और S2 लेफ्ट में चाहिए था और CH4 राइट में हमें चाहिए था। तो क्या बात बन सकती है, एक बार देख सकते हैं इसको। यहां पे हमारा 2O2 था, इसको ध्यान देना है, 2O2 था, बैलेंसिंग था ना ये, CH4 प्लस 2O2। ठीक है, और यहां पे हमारा क्या था, इसको बैलेंस लिख लेना आप लोग, 2H2O और ये 2O2। ठीक है, अब अगर आप इसको इन तीनों को ऐड कर दो तो देखो CO2 लेफ्ट में है, CO2 राइट में, ये कैंसल आउट हो गया। इधर O2 दो, 2O2 लेफ्ट में, 2O2 राइट में, कैंसिल आउट हो गया। और इधर 2H2O लेफ्ट में, 2H2O राइट में, कैंसिल हो गया। जो आपको चाहिए था वो मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया। और यहां से फाइनली आपको ये CH4 गैस ये मिल गया फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हेस लॉ, अगर आप तीन इक्वेशंस को मतलब ऐड करते हैं तो उनकी एंथैल्पीज ऐड हो जाती हैं। तो डेल एच इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे डेल एच वन क्या हो गया आपका, डेल एच वन डैश बदल गया, प्लस हो गया, तो प्लस 890, दूसरे वाला माइनस 393 और तीसरे वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एज पर द कंडीशन। तो 2 इंटू 285, इसको आप फाइनल कर लोगे, जो भी कुछ आएगा किलो जूल पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन एंड ऑल आप कर लेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझना है कि रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करते हैं तो एंथैल्पी में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो वो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई होगा, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इस तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, एंथैल्पी की कैलकुलेशंस जरूर कर लो क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो अब मान लो आपके पास एक वाटर मैंने लिया हुआ है कुछ 10 ग्राम, 10 ग्राम वाटर लिया हुआ है और उसको मैं माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले जा रहा हूं। -10 या +10 टू -10 कर लो, कोई बात नहीं है, +10 टू -10 में ले जा रहा हूं। 10 ग्राम वाटर लिया हुआ है मैंने, ठीक है। अब इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर का गिवन है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है कि मतलब जब वो लिक्विड स्टेट में है तो शायद 75, और यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर सॉलिड स्टेट में है तो लेट इट बी 37, है ना। इसका यूनिट वगैरह आप देख लेना। इसके अलावा फ्यूजन आपको पता ही है, फ्यूजन होता है 6 किलो जूल पर मोल प्लस, तो टोटल इसमें चेंज इन एंथैल्पी कितना होगा अगर कोई 10 ग्राम का वाटर है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड आप ले गए, है ना। ये कुछ वैल्यूज गिवन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा। टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्या फिर यहां पे क्या लगेगा, mc डेल्टा टी। तो ये जो पहला वाला स्टेप है इसके लिए डेल H1 क्या होगा, मास कितना है 10, c इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। जब ये लिक्विड स्टेट में वो गिवन है और अब वो पर मोल है तो यहां पे आप इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वहां पे जनरेट वो जो 75 था इट वाज इन पर मोल, तो यहां पे आप मोल कर लो 10/18 और यहां पे 75 m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हुआ, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू -10, तो -10, तो और ये माइनस आना भी था, क्यों, क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वाटर की कूलिंग हो रही है तो वो हीट अपना रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा तो एंथैल्पी नेगेटिव आनी चाहिए थी, वो वही आ रही है। कैलकुलेशन करके आप देख लेंगे क्या आ गया, दिस इज जो भी आया किलो जूल जूल में आया, ठीक है। इसके बाद अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट होगा, ये ध्यान देना, वाटर कन्वर्ट होगा आइस में। आपको जो डेल एच फ्यूजन दिया रहता है +6 किलो जूल, +6 किलो जूल जो दिया रहता है वो दिया रहता है किसका, आइस टू वाटर का, क्योंकि अगर आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। यहां रिवर्स हो रहा है, और अभी पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था कि जब रिवर्स करते हैं तो ये कुछ और नहीं होता, बस साइन चेंज होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो डेल एच जो 2 हो जाएगा वो हो जाएगा -6 किलो जूल पर मोल, है ना। तो -6 किलो जूल पर मोल है, आप देख लो कितना मोल लिया हुआ है, तो -6 और 10 इंटू उसके उतने मोल से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लाइक -6 इंटू 10/18। इतना हीट चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, चाहिए नहीं, रिलीज होगा। वैसे भी आप सोचो कि जब वाटर आइस में जाएगा तो कूलिंग होगा, कूलिंग होगा तो यानी हीट रिलीज करेगा,
पहले स्टेप में भी हीट रिलीज, दूसरे में भी हीट रिलीज। अब थर्ड वन क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में जाना है। फिर से टेम्परेचर चेंज जहां आएगा वहां आप लिखेंगे mc डेल्टा टी। और अगर मोलर की बात आई तो मोल ले लेंगे। तो फिर से वही कर लो कि दिस मच मोल, और वो मोलर हीट कैपेसिटी आपको गिवन है, वहां पे आई थिंक 37 गिवन था। और देखो फाइनल वैल्यू कितनी है? -10, इनिशियल वैल्यू 0, तो ये क्या आ जाएगा? -10। यहां भी वैल्यू नेगेटिव आई और आनी भी चाहिए थी, क्योंकि आइस 0 से -10 जाएगा तो वो फर्दर हीट जो भी कुछ होगा वो रिलीज करेगा। तो फाइनली 10 to -10 जाने में 1, 2 और 3 तीनों एंथैल्पीज आप ऐड कर देंगे, तीनों की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, फाइनल वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव वैल्यू सिर्फ यही इंडिकेट करती है कि हीट रिलीज हो रहा है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये बेसिक्स आप समझ गए एंथैल्पी कैलकुलेशन में। इस तरीके से ही आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, चाहे वो एंथैल्पी एटमाइजेशन हो, कंबशन हो, एडिशन हो, या आपका फॉर्मेशन हो, है ना, कुछ भी हो, किसी भी तरीके की एंथैल्पी हो, आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो काफी कुछ आप यहां पर समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे, और उसके बाद थर्मोडायनामिक्स की कहानी अच्छे से आपको क्लियर फिनिश हो जाएगी। ओके, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।